हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को प्रतिदिन लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। अब बात लॉर्ड रिपन की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसी के समय में नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 ईस्वी में, और इन्होंने सिविल सेवा में कैंडिडेट की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। और एक पॉइंट्स मैं बता दूं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। इसके बाद ऑप्शन बी है लॉर्ड लिट्टन। तो मैं बता दूं कि इन्होंने 14 मार्च 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था और इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट को पास कर दिया। और इसमें यह होता था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था कि आप समाचार पत्र नहीं छाप सकते हैं बिना अनुमति के। तो इसके बाद ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि इन्होंने बंगाल विभाजन तथा विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण इन्होंने किया था। और इसके बाद ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पास हुआ था 1909 ईस्वी में। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता था। इसके बाद ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता था। और उसके बाद ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108। अब मैं कुछ पॉइंट्स से बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। इसके बाद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110। तो इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 124 है। तो मैं बता दूं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न किसी से भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पास किया गया? तो इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी में। और इसे किसने पास किया? तो मैं बता दूं कि ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पास हुआ था। अब मैं इसके ऑप्शन ए में 1905। तो मैं बता दूं कि इस तिथि में बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके बाद ऑप्शन सी है 1917। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसके बाद ऑप्शन डी है 1919। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को अमृतसर में। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ह्वेनसांग। अब बात ह्वेनसांग का आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि ह्वेनसांग ने CU की पुस्तक को लिखा है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके बाद ऑप्शन ए है फायान। तो मैं बता दूं कि ये चीनी यात्री थे और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज में संस्कृति का वर्णन किया है। इसके बाद ऑप्शन बी है मेगास्थनीज। तो ये यूनान का लेखक था।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद ऑप्शन डी है निकोली दी कांटी। तो मैं बता दूं कि ये इटली का निवासी था और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था 1420 ईस्वी में। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का यह आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अब मैं ऋग्वेद से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है और इस वेद को विश्वामित्र ने लिखा है और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद ऑप्शन बी है यजुर्वेद। तो मैं बता दूं कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में से है। इसके बाद ऑप्शन सी है सामवेद। तो मैं बता दूं कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है अर्थववेद। तो मैं बता दूं कि इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है और ये सबसे वाद का वेद है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का आ सकता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। अब बात बौद्ध संगति क्या है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति के स्थान, अध्यक्ष और शासन को मैं याद रखने का ट्रिक बता देता हूं जिसे आप एक बार याद कर लेंगे तो जल्द भूलेंगे नहीं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति के स्थान को याद रखने का ट्रिक है रावैपाकू। इसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष को याद रखने का ट्रिक है मसमोब। इसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ बौद्ध संगति के शासन काल को याद रखने का ट्रिक है अकाअक। तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप जल्दी इसका भूलेंगे नहीं और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप इसे अवश्य सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रश्न में इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका आंसर होगा दशवंत। अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि अकबर के समय में और भी चित्रकार थे जैसे अब्दुल समद, बसावन, ये अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके बाद मैं बता दूं कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और मैं बता दूं कि अकबर ने दिन-ए-इलाही की स्थापना की थी और इसके बाद इन्होंने जजिया कर को समाप्त भी किया था और इन्होंने मनसबदारी प्रथा को भी चलाया था। और मैं बता दूं कि अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र को बजाता था। और एक पॉइंट्स है कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। इसके बाद ऑप्शन ए है अबुल फजल। तो मैं बता दूं कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने अकबरनामा की रचना की है। इसके बाद ऑप्शन सी है बिशन दास। तो ये एक चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में आसीन थे। इसके बाद ऑप्शन डी है उस्ताद मंसूर। तो ये जहांगीर के दरबार के मशहूर चित्रकार थे। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सालाबाई की संधि कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1782 ईस्वी में। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 1775 ईस्वी। तो मैं बता दूं इस ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 1776। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1779 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। मैं बता दूं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में प्लासी का युद्ध। तो मैं बता दूं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है बॉडीवास का युद्ध। तो मैं बता दूं कि ये युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसके बाद ऑप्शन डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो मैं बता दूं कि ये युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था अफगानों और मराठा के बीच, और अफगान की ओर से अहमद शाह अब्दाली और मराठा की ओर से सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हम इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।